हमारा क्या हो जाएगी HCF, अतः HCF बराबर में 51। इस तरह से हमने पहले के ये तीनों सवाल हल कर लिए। अब आती है बारी चौथे सवाल की। तो बारी आती है चौथे सवाल की। तो हम लगाते हैं अपना, सॉरी चौथा नहीं, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल क्या कहता है। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, वो बोल रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन लिख लेते हैं, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 3n सॉरी 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। बस ये हमें दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, q एक पूर्णांक है। q का मान धनात्मक भी हो सकता है और q का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। q का मान शून्य नहीं हो सकता, नहीं सॉरी, q का मान कभी भी q का मान धनात्मक हो सकता है, q का मान ऋणात्मक हो सकता है और पूर्णांक में 0 भी शामिल होता है, इसलिए q का मान 0 भी हो सकता है। अब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे हल माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a। हमने मान लिया कि कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। तो इधर से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ + R। तो देखो जो ये अपने तीन रूप दिए हैं, एक रूप उसने दिया है 6q + 3 6q + 1 6q + 5, तो इन्हीं रूपों की एक बार तुलना करके हम थोड़ा b और r के मान निकालें। तो देखो इसकी तुलना जब 6q + 1 से करेंगे तो b की जगह कितना है, 6 है, q की जगह q ही है और r की जगह 1 है। फिर से इसकी तुलना करेंगे 6q + 3, तो b की जगह पे 6 है, q की जगह पे q ही है और जो r है उसकी जगह पे आ गया 3। अब एक और रूप बचा 6q + 5, यहाँ पे b बराबर 6 और r बराबर 3 है। इधर पे b बराबर है 6 और r बराबर कितना है 5। ये हमने तुलना करके देख लिया, यानी हमें तीनों रूपों में जो b का मान मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया a और जो हमारा b का मान हो गया एवं b बराबर 6, तब सॉरी वहां न लिख के यहाँ लिख लो, एवं b बराबर 6 तब r बराबर, मान लो यार अगर हम किसी संख्या जैसे 13 में हमने 6 का भाग दिया तो 6 दूना 12, ये 1 बचा। अब मान लो हमने 20 में 6 का भाग दिया तो 6 तिहाई 18, कितना बचा, 2 बचा। फिर हमने
21 में भाग दिया तो 6 त्रिक 18, कितना बचा 3 बचा। फिर 22 में भाग दिया तो 6 त्रिक 18, 4 बचा। फिर हमने 23 में भाग दिया, 23 में भाग दिया तो 6 त्रिक 18, 5 बचेगा शेष पर। और अब 24 में भाग देंगे तो ये भाग अपना 6 चौक 24, 0 0 बचा। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि संख्या 6 से भाग देने पर जो शेष फल मिलते हैं वो हमेशा 6 से छोटे ही मिलते हैं। देखो इधर पे 1 मिला जो 6 से छोटा है, इधर 2 मिला जो 6 से छोटा है, इधर 3 मिला जो 6 से छोटा है, 4 मिला जो 6 से छोटा है, और ये 5 मिला है तो ये भी 6 से छोटा है, और लास्ट में मिला है 0। तो अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो शेष फल होते हैं वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटे होते हैं। यानी जब b का मान हमारे पास 6 होगा तब r के मान क्या क्या हो सकते हैं। देखो 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बस। लेकिन कभी भी 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने शेषफल 6 होता, शेषफल अगर 6 होता तो 6 का भाग 6 में चला जाता, ठीक है ना, तो फिर से वही शेषफल 0 आ जाता। अब यहाँ जब b का मान 6 है तब r का मान 0, 1 2 3 4 5 हो गया। अब लिखेंगे अब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखेंगे, b बराबर 6 रखेंगे और a का मान निकालेंगे तो a बराबर b की जगह पे हमने रखा 6, q का q ही रहेगा प्लस r का मान हमें क्या रखना है, पहले 0 रखना है। ये तो तुम्हें पता चल गया कि 0 आया कैसे। देखो जो r के मान आएंगे वो हमेशा b से छोटे आएंगे, तो b का मान 6 है यानी r के मान 0 1 2 3 4 5 तक होंगे, 6 कभी नहीं हो सकता। तो ये पीछे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख देंगे। r बराबर कितना रखें, 1 रखने पर r बराबर 1 रखा तो a बराबर, देखो b की जगह पे तो हमें 6 रखना, q की जगह पे q ही रहेगा, और प्लस लगा है तो प्लस, और r की जगह पे अब हमें कितना रखना, 1, r की जगह पे हमने 1 रखा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर इधर पे ऐसे ही r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या निकल आएगा, a बराबर 1, b की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 रख दिया, q का q रहेगा, और प्लस r की जगह पे हमें क्या रखना है, 2, तो हमने 2 रख दिया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ये अब r बराबर हम रखेंगे 3, अब आगे r बराबर 3 रखेंगे तो r की जगह पे जब हम 3 रखेंगे तो b की जगह पे 6 तो रखना ही रखना है, a बराबर b की जगह पे 6 रखा, q का q और प्लस r की जगह पे 3 रखेंगे। ये समीकरण हो गया 4। अब r बराबर रखेंगे 4, r बराबर 4 रखने पर r की जगह पे जैसे ही हम 4 रखेंगे तो b की जगह पे तो हमारा 6 ही रहेगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6q और प्लस r की जगह पे 4 रख देंगे। अब r बराबर लास्ट मान है 5, r बराबर 5 रखने पर, तो 5 रखेंगे तो a बराबर क्या निकल के आ जाएगा, देखो b की जगह पे 6 तो b की जगह पे 6, q का q ही रहेगा, और प्लस r का मान कितना है 5, तो r का मान हम 5 रखेंगे। इस तरह से ये हमारा समीकरण 5 और ये हमारा समीकरण 6, ये 6 समीकरण बन गए। अब एक चीज थोड़ा समझने वाली है इधर पे कि जब देखो किसी भी सम या विषम संख्या में सम संख्या से गुणा करें, किसी भी सम या विषम संख्या में सम संख्या से गुणा करें तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। समझ गए? जैसे मान लो हमने इधर पे 42 में हमने सम संख्या
किसी भी सम संख्या से गुणा किया, 42 कैसी है, सम है, इस सम में सम से गुणा किया, मान लो 6 से गुणा किया या 12 से गुणा कर लो आप, तो देखो 12 दूना 24 की 4 हासिल आएगी 2, और 12 चौक 48 और 2 हासिल 50, ये 504 कैसी है, सम। जब सम संख्या में गुणा किया सम संख्या से तो आया सम संख्या। अब देखो ऐसे, अब अगर विषम संख्या 43 विषम है, इसमें अगर हम किसी सम संख्या का गुणा करें तो भी देखो क्या मिलता है, 12 तिहाई 36 का 6 हासिल 3, 12 चौक 48 और 3 51। देखो ये भी सम संख्या मिली और ये भी सम संख्या मिली, दोनों कैसी हैं, सम है, इवन नंबर, इवन नंबर प्राप्त होते हैं दोनों। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब किसी सम या विषम संख्या में किसी सम संख्या से गुणा करें तो सम संख्या आता है, ठीक है। तो देखो इसमें हमने किसी सम संख्या से गुणा किया तो ये सब कैसी संख्याएं मिलेंगी, सम संख्याएं मिलेंगी। लेकिन अब एक चीज समझना, लेकिन जब हम किसी सम में, जब किसी सम में हम कोई विषम संख्या जोड़ते हैं, कोई विषम संख्या जोड़ते हैं, सम में कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें उत्तर में विषम संख्या प्राप्त होगी। सही बात है, क्या लिखा हमने, जब किसी सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर में हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। कैसे, देखो मान लो सम संख्या है 8, हमने इसमें विषम संख्या 3 जोड़ दी तो क्या मिला, 11, 11 भी कैसी है, विषम है। देखो विषम जोड़ी है तो उत्तर में विषम मिला। किस संख्या में, सम संख्या में, सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो उत्तर में विषम मिलेगा। मान लो ये 45 है, 45 में अगर हमने, सॉरी 45 सम नहीं है, सम लेके चल रहा है इधर पे अपन को, तो सम संख्या मान लो 44 है, 44 में अगर हमने 5 जोड़े तो 44 और 5 49 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो ये कॉन्सेप्ट इधर पे काम करता है, देखना पहले हमने किसी सम संख्या से गुणा किया और विषम संख्या जोड़ दी, एक कैसी है, विषम, तो ये कैसा उत्तर प्राप्त होगा, इसका विषम प्राप्त होगा ना। अब आगे और नीचे वाले सवालों में ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, इसमें हमने विषम जोड़ी तो विषम प्राप्त होगा, इसमें तो यार हमने सम जोड़ी है, देखो सम का गुणा किया और फिर सम जोड़ दी तो ये कैसा उत्तर मिलेगा हमें, सम। अब चौथे वाले इक्वेशन में आओ, चौथे वाले इक्वेशन में सम से गुणा किया, सम से गुणा करने के बाद हमने विषम संख्या जोड़ी है तो ये कैसा मिलेगा, विषम संख्या जोड़ने पे विषम। अब इधर पे सम संख्या से गुणा किया और सम संख्या ही जोड़ी है हमने तो ये मिलेगा हमें सम। इधर पे सम संख्या से गुणा किया और विषम संख्या जोड़ी है तो ये मिलेगा हमें विषम। और ये पहला वाला सम संख्या से गुणा किया है तो ये क्या मिलेगा, सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। तो देखो हमें जहाँ जहाँ विषम मिल रहा, हमें क्या चाहिए था प्रश्न में कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक चाहिए था अपन को। तो विषम पूर्णांक के लिए जहाँ जहाँ हमें सम मिला उनको हम या तो मिटा दें यहाँ से या फिर ऐसे लिख लो कि समीकरण, समीकरण 2, यही है विषम, ये है विषम और ये है विषम, 2, 4 और 6 से, 2, 4 व 6 से किसी धनात्मक, सॉरी इधर पे हम कोई लिखेंगे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, देखो विषम ये है 6q + 1, 6q + 3, देखो 6q + 3 और 6q + 5, यही विषम प्राप्त हुआ तो 6q + 5 के रूप का होता है। इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल भी हल हुआ, दूसरा सवाल हल हो गया। अब हम लगाएंगे अपना तीसरा सवाल।
तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल में कह रहा, किताब में पढ़िएगा आप कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, यानी सेना की टुकड़ी में कुल सदस्य कितने हैं, ये तीसरा सवाल है, सेना की टुकड़ी में कुल सदस्य कितने हैं, 616, और सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, तो दूसरा आर्मी बैंड कितना है, कितने सदस्यों वाला है, 32 सदस्यों वाला। तो कुल सदस्य हैं आर्मी परेड में 616 और बैंड वाले सदस्यों की संख्या है 32। तो कहता है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी स्तंभ कैसे होनी चाहिए, ऐसे स्तंभ होने चाहिए, और इनमें जो लोगों की संख्या रहेगी वो भी बराबर बराबर भी रहेगी, यानी 4 अगर पहले में तो दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4, चौथे में भी 4, इस तरह से बराबर बराबर रहने चाहिए, सदस्य भी बराबर रहने चाहिए, समान स्तंभों वाली दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। तो वो कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, बस यही तो क्लू है सवाल का, अधिकतम संख्या। उसने कहा अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या मतलब ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लो 8 और 24 ये दो संख्या हैं, तो 8 को किस किस से काट सकते हैं अपन, 2 से, 4 से, 1 से तो कटेगी कटेगी, और 8 से, जबकि 24 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से और 12 से, और लास्ट बचेगा 24 से। तो यार ऐसी संख्या बताओ, देखो 1 से भी कटता है, ये भी दोनों में कॉमन है, तो ये भी HCF होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये HCF नहीं हो सकता। 2 भी दोनों में कॉमन है, तो ये भी HCF होना चाहिए था, लेकिन ये भी HCF नहीं हो सकता। 4 भी देखो दोनों में कॉमन है, तो ये भी HCF होना चाहिए था, लेकिन ये भी HCF नहीं हो सकता। 8 दोनों में कॉमन है, और देखो यही HCF होगा, क्यों, इसका HCF निकल के आएगा 8, क्यों, क्योंकि HCF बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी, यानी इससे बड़ी फिर कोई नहीं हो सकती। यानी 8 अपन को मिला, 8 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। तो HCF की परिभाषा क्या होती है कि वह संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही अपना HCF होता है। तो इस वाले सवाल में हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमारे पास विधि है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ ए बराबर जो दोनों में बड़ी संख्या होगी वही अपनी ए बराबर हो जाएगी, तो ए बराबर हो गया 616, और बी बराबर जो दोनों में छोटी संख्या है क्या है 32, ये हो गई अपनी बी के बराबर। बी के बराबर आ गया 32, ए के बराबर आ गया 616। अब क्या करेंगे, हम ए और बी के मान इसमें रख देंगे, जो अपना ये प्रमेयिका है इसमें ए और बी के मान रखेंगे। तो ए की जगह पे रखेंगे 616 रखा, बराबर बराबर लगाया, बी की जगह पे रखना है 32, तो 32 रखा, गुणा में क्यू का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 का भाग 616 में देंगे, 616 में 32 का भाग दिया जाएगा। 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 एकम 32, ये एक की मानेंगे 11, 11 में से 9 गई, 11 में से 2 गई, बची 9, और जो 11 मानी है उसकी एक हासिल नीचे जोड़ देंगे इधर पे आके, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 6 में से 4 गई, बची 2। आगे एक संख्या उतारने के लिए क्या है 96, तो ये पढ़ेंगे अपन 9 बार पहाड़ा, 9 दूना 18 की 8 हासिल आई 1, 9 तिहाई 27 और 1 हासिल 28, ठीक है 288। इन दोनों को घटाएंगे तो 6 की मानेंगे 16, 16 में से 8 गई, देखो 6 की मानेंगे 16, 16 में से 8 गई, बची 8,
जो 6 की 16 मानी है उसकी एक हासिल इधर जोड़ दो तो 8 और 1 हो गई 9, 9 में से 9 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। अब आगे संख्या उतारने के लिए नहीं, तो अपना जो ये वाली शेषफल बचा ये हो गया r का मान, जो भागफल आया वो हो गया q का मान। तो भागफल यानी q की जगह पे हम क्या रखेंगे 19 प्लस शेषफल r की जगह पे क्या रखेंगे 8। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ तो हम यही प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे, तो लिखेंगे पुनः अब इन दोनों संख्याओं में पहली और लास्ट की संख्या, इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी उसको एक ही जगह पे रखेंगे। तो इन दोनों में 32 और 8 में कौन बड़ी है 32, तो हमने लिखा 32 बराबर b में जो छोटी संख्या होगी वही b का मान होगा, तो b बराबर क्या है 8, तो 8 लिखा गुणा q का मान कैसे निकालेंगे, इस 8 का भाग इस 32 में देंगे। 32 में हम 8 का पहाड़ा पढ़ो 32 से ज़्यादा ना हो, 8 चौको 32, 2 में से 2 गया ये भी 0, 3 में से 3 गया ये भी 0। ये जो शेषफल बचा ये हो गया अपना r का मान, और जो ये भागफल आया ये हो गया अपना q का मान। तो q का मान 4 आया, तो q की जगह पे हम कितना रखेंगे 4। देखो q की जगह पे हम कितना रखेंगे 4, प्लस लगा है तो प्लस r की जगह पे हम क्या रखेंगे 0। यहाँ हमारा शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। अतः हम पीछे से एक संख्या गिनेंगे, तीसरी संख्या 1 2 और 3, तीसरी संख्या क्या है 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, जो अपना HCF आया, यानी 8 स्तंभ बनेंगे। यानी कितनी लाइन ऐसी स्तंभ बन जाएंगे, इनके कॉलम 8 बनेंगे, और 8 स्तंभों में ये व्यक्ति बराबर बराबर संख्या में बट जाएंगे। चलो ये हो गया हमारा